VLAN वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क, BSDF व्याख्या नंबर 3। सम्मिलित बिंदु में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। धर्मनिरपेक्षता, कहानी का सार, इसमें पूस की कहानी, लिखने का तरीका, किस तरह से कहानी को लिखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कथा वस्तु, जिसमें हम लिखने का तरीका को बताएंगे। सबसे पहले आता है टॉपिक हमारा धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता नामक एक और लक्ष्य की बात भी कही गई है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करे, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। इसी को धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। हम भारतीयों में संसार के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले मिलते हैं। हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी धर्म में विश्वास रखने वाले यहाँ निवास करते हैं। परंतु धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला होता है। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म में विश्वास रखता हो, सरकार की दृष्टि में सब समान होते हैं। वे सब भारत के नागरिक हैं। हमारे संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, प्रथम, इसका अर्थ यह कि सरकार के लिए सभी धर्मों के नागरिक समान हैं। दूसरे शब्दों में हम धर्म को राजनीतिक जीवन से पृथक रखना चाहिए। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह भी है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पूस कहानी का सार, पूस की रात। पूस की रात कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कहानी का सार कैसे लिखा जाता है। जैसे कि आपने दिखा, इस कहानी को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। ये प्रेमचंद की कहानी है और इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम कथा का पूरा सार जान लें कि इसमें क्या है। पूस की कहानी ये हम समझ गए होंगे आप लोग कि इस कहानी को आपने ध्यानपूर्वक से पढ़ा होगा। आप समझ गए होंगे कि प्रेमचंद ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है। कहानी का पर विस्तृत विचार करने से पहले हम पहले कथा का सार जान लेते हैं। पूस की कहानी एक ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली सा किसान है। उसके पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें वो खेती करके गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वो ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों में कंबल खरीदने तक के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन वो 3 रुपए भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह अंत में बिल्कुल लाचार हो जाती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है और उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है, वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी। पूस का महीना जैसे उसकी पत्नी इसका विरोध करती है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पे जाता है और उसका पालतू कुत्ता जबरा भी होता है। अंधकार अकेलापन उसका साथी होता। पूस का महीना, ठंडी ठंडी हवा बह रही होती है। हल्के पास चादर में ओढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि पूस के महीने में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तब वह पास के आम के बगीचे से थोड़ी सी पत्तियां इकट्ठी करके अलाव जगाता है। अलाव की आग से उसका शरीर तो गर्मा जाता है और उसे थोड़ी सी राहत भी मिलती है। आग बुझ जाने पर उसके शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नील गाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है, वह उन पर भौंकता है। हल्कू को लगता है कि वह खेत में नील गाय घुस आई है, लेकिन वह बैठा रहता है। नील गाय खेत को चरने लगती है, तब भी हल्कू नहीं उठता। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से फिर वापस बैठ जाता है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उसका उठने का मन ही नहीं करता और अंत में चादर तानकर वो सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी जब उसे जगाती है, बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह एकदम परेशान सा, चिंतित सा होकर भी यह कहती है कि अब मजदूरी करके हमें मालगुजारी करनी पड़ेगी। इस बार हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब हमने देखा कि कहानी तो ये थी। अब लिखने का इसका ढंग, इसे किस तरह से लिखना चाहिए, यह हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण अंशों में संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे आपको कहानी समझने में मदद मिलेगी। जैसे उदाहरण नंबर 1, जैसे इसमें एक पैराग्राफ आपको दिया है जिसमें आपको मैं बता रही हूँ। जैसे जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग ही है और हल्कू की पवित्र आत्मा से में तो उसे उस कुत्ते के प्रति
घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र भाई की तरफ इतनी ही तत्परता से गले लगता है, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि यह उद्धरण प्रेम की कहानी पूस की रात से लिया गया है। इस कहानी में हल्कू किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा है और उसके साथ उसका कुत्ता जबरा भी है। हल्कू को ठंड से बचाने के लिए जबरे को अपनी गोद में चिपटा लेता है, जबकि उसके कुत्ते से दुर्गंध आ रही होती है, लेकिन ठंड से बचने के लिए वो कुत्ते से चिपट जाते हैं। और ये इसमें संदर्भ में आएगा। व्याख्या, जबरा को अपनी देह से चिपटाई हल्कू को सुख का अनुभव हो रहा था। व्याख्या हम इस तरह से करेंगे, यह सुख वस्तुतः उस अकेलेपन, अंधकार और ठंड की रात में जबरा के साथ हल्कू के मन में पैदा हुआ था। हल्कू ने ऊंच नीच का नहीं, मनुष्य और पशु का भेद को भी बिल्कुल इन्होंने मिटा दिया था। वह कुत्ते को उतना ही आत्मीय समझ रहा था जितना वह अपने रिश्तेदार और मित्र को समझता है। हल्कू गरीब था, हार तोड़ मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी अभाव से ग्रस्त थी, लेकिन गरीबी में उसकी आत्मा की पवित्रता को कुचला नहीं, लेकिन इसलिए वह एक जानवर के साथ भी बराबरी और आत्मीयता का व्यवहार कर सका था, उसे अपना मित्र बना सका था। जबरे के साथ मित्रता ने उसके हृदय को और भी उदार बना दिया था। उसकी आत्मा में जिन भावों का संचार हो रहा था, उसने उसके व्यक्तित्व को आलोकित कर दिया था। जबरा के प्रति हल्कू की इस भावना का असर जबरा पर भी पड़ा था और वह भी हल्कू के प्रति अधिक वफादार हो गया था, जो कहानी में आगे की घटना के विकास में व्यक्त होता है। अब आता है उदाहरण नंबर 2। इसमें मजदूरी हम करें और मजा लूटें, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसका संदर्भ वही आएगा जैसे कि पहले है। इस उक्ति प्रेमचंद की कहानी में पूस की रात से ली गई है यह उक्ति, और कंबल से बचाए गए 3 रुपए सेना को चुकाने के बाद, सेना यानी कि महाजन का नाम है, वो चुकाने के बाद पूस की ठंडी रात में केवल चादर के सहारे हल्कू को खेत की रखवाली करनी है और खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार भी उठते हैं। अब इसकी व्याख्या, ये छोटी सी उक्ति किसान के जीवन की विडंबना को पूरी तीव्रता से व्यक्त कर देती है। किसान और मजदूर रात दिन मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत से समाज की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन अपनी मेहनत का वह लाभ नहीं उठा पाता। जो कुछ भी मेहनत मजदूरी से हासिल किया होता है वो सब कर्ज चुकाने में निकल जाता है। जिनके पास रुपया है और जो गरीबों को ब्याज पर पैसे देते हैं, वे बिना कोई मेहनत किए ब्याज के रूप में गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं। ब्याज बढ़ता चला जाता है और किसान कभी भी कर्ज नहीं चुका पाता। इस तरह वह गरीबी और अभाव में ही फंसा रहता है, जबकि उसकी मेहनत की कमाई को लूटने वाले जो किसी तरह भी मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने वालों से कहीं ज्यादा आराम से रहते हैं। अब आता है हमारा कथा वस्तु। कथा वस्तु में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लिखने का क्या तरीका होता है। कहानी में कथा वस्तु के निर्माण घटनाओं और पात्रों के वास्तविक संयोग से होता है। कुछ कथानक ऐसे होते हैं जिनकी बनावट में परिवेश की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। कथ्य के अनुसार ही कथा वस्तु का स्वरूप बनता है और उसी के अनुसार सभी घटनाएं प्रधान हो जाती हैं। कभी चरित्र, कभी परिवेश का वातावरण। इस कहानी में घटनाएं बहुत अधिक नहीं है, न ही परिवेश का विस्तृत चित्रण किया गया है। पात्र भी इसमें बहुत कम रखे गए हैं। इस कहानी की विशेषता यह है कि इसमें घटना, क्रम, विकास और पात्रों का चरित्र और परिवेश तीनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आता है कहानी की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि कहानी का आरंभ। उसकी रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी में गिनी जाती है। इस कहानी में कथा का अधिक विस्तार नहीं है, ना ही घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। कथा का आरंभ हल्कू के घर से होता है और कहानीकार जो है वो हल्कू ने कर्ज पे ले रखा है। सेना जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, वह अपना रुपया मांगने हल्कू के यहाँ आता है। हल्कू अपनी पत्नी मुन्नी से रुपये मांगता है। मुन्नी के पास केवल 3 रुपए हैं, जो हल्कू ने मजदूरी से बड़ी मुश्किल से बचाए थे ताकि वह एक कंबल खरीद सके। बिना कंबल के जाड़ों के दिनों में रातों में खेता में गुजारना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए मुन्नी रुपए देने का विरोध करती है। इस पति पत्नी में जो बातचीत होती है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुन्नी कहती है, जैसे कि दिखाया है, न जाने कितने बाकी है जो किसी तरह कर चुकाने में ही नहीं आती है। ये कोटेशन जो मैंने आपको बताई, मुन्नी के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई को प्रेमचंद ने उजागर किया है। किसान मजबूर होकर महाजन से ऋण लेता है, किंतु उसके बाद वह उससे मुक्त नहीं हो पाता।
ब्याज दर के जाल में वह ऐसा उलझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत मजदूरी उसे चुकाने में ही चूक जाती है। मुन्नी किसानों के जीवन की इस व्यवस्था को उजागर करते हुए कहती है, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। स्पष्ट ही ऋण चुकाते ही विडंबना से परेशान हो किसान के मन में यह सवाल जरूर पैदा होता है, क्या उसका जन्म केवल ऋण चुकाने के लिए ही हुआ है? क्या उसकी मेहनत इसी तरह दूसरे हड़पते रहेंगे और अपना पेट भरने के लिए उन्हें मजदूरी ही करनी पड़ेगी? अगर अपना पेट भरने के लिए मजदूरी ही करनी है तो फिर खेती से चिपके रहने का क्या मतलब है? इसी भावना से प्रेरित होकर मुन्नी हल्कू से कहती है, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना सहनी रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ और वह भी उसी में झोंक दो, उस पर भी धौंस। बहरहाल हल्कू वह 3 रुपए सेना को दे देता है और यह कहानी का पहला भाग है। इस भाग को पढ़ने से यह सब बिल्कुल स्पष्ट मालूम होता है कि हल्कू जैसे गरीब किसान के पास खेती कितनी मुश्किल से होती जा रही थी, यहाँ तक कि वह यह सोचने लगते हैं क्यों ना किसानी छोड़कर मजदूरी ही की जाए। कहानी का शेष अंश किसान की इसी मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। अब आता है कहानी का विकास। कहानी का विकास दूसरा भाग। हल्कू अपने हल्कू के खेत से आरंभ होता है। पूस की अंधेरी रात में हल्कू के साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए केवल एक पतली सी चादर भर है, लेकिन वह चादर उस ठंड में उसकी रक्षा नहीं कर पाती। हल्कू की मनोभावनाएं प्रेमचंद ने यह जबरा के साथ हल्कू के साथ जो बातचीत से व्यक्त की है, यद्यपि कुत्ता होने के कारण जबरा हल्कू की किसी बात को न समझ सकता है न जवाब दे सकता है, लेकिन जबरा के प्रति हल्कू की जो आत्मीयता की भावना प्रकट की है उसकी हृदय के तुच्चाइयों को व्यक्त करती है। खेत में हल्कू की सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचाव की है। वह जबरा को संबोधित करके कहता है कि इतनी सर्दी में तुम मेरे साथ क्यों आए हो? फिर उसी तरह की बात करते हुए अपनी स्थिति की तुलना भगवान लोगों के साथ करने लगता है जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी की घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़ा की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। यहाँ हल्कू की बातों, यही सब ये जो कोटेशन लिखी हुई है इसमें यहाँ हल्कू की बातों के माध्यम से प्रेमचंद समाज में एक बहुत बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हैं। वह एक तरह से प्रश्न उठाते हैं कि ऐसा क्यों है कि कितनी मेहनत करने वाला किसान तो भूखा सोता है और उसकी मेहनत का फल भोगने वाले मजे करते हैं। जाहिर है हल्कू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, वह तो इसे तकदीर की खूबी ही मान रहा है। हल्कू की इस मानसिकता की तुलना अगर कहानी के आरंभ में मुन्नी की बातों से करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि दोनों एक सी ही बात सोच रहे हैं। अगर हमारी मेहनत दूसरों के पास ही जानी जाती है तो खेती से जुड़े रहने का क्या लाभ? कहानी का अगला हिस्सा हल्कू की जड़ से बचाव की कोशिश के रूप में सामने आता है। पहले वह चलम पीता था, फिर चादर ओढ़कर सोता है, तब भी सर्दी से बचाव नहीं होता तो वह कुत्ते को अपनी गोद में सुला लेता है। कुत्ता हल्कू की इस आत्मीयता को भी महसूस करता है, जबकि वह किसी जानवर की आहट होती है तो वह चुकन्न होकर भूखने लगता है। आखिर जब सर्दी में किसी तरीके से बचाव नहीं होता तो हल्कू अलाव जलाता है। अलाव से उसको काफी राहत मिलती है, उसका शरीर गर्मा जाता है, एक नया उत्साह उसके मन में फिर से पैदा होता है और वह जबरा के साथ अलाव पर सभी कूदने की प्रतियोगिता भी करने लगता है। धीरे धीरे अलाव भी बुझ जाता है, लेकिन शरीर की गर्माहट हल्कू को काफी अच्छी लगती है। वह गीत गुनगुनाने लगता है, लेकिन बढ़ती हुई सर्दी उसके अंदर और आलस्य बढ़ाने लगती है। यही कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़, यही कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब आता है यहाँ तक कि हमने देखा कथा वस्तु, कहानी लिखने का तरीका। अब आता है हमारा कहानी की परिणति। हल्कू के खेत में नील गायों का झुंड घुस आता है, जिसकी आहट पर जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागता है। हल्कू को भी लगता है कि जानवरों का झुंड खेत में घुस आया। फिर उनके कूदने फादने दौड़ने की आवाजें भी आने लगती हैं और फिर खेत में चरने की भी, लेकिन हल्कू नहीं उठता। मैं अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। जबरा लगातार भूखता ही रहता है, लेकिन हल्कू को अलग से घेरे रहता है। वह एक बार वह उठता भी है पर 2-3 कदम चलता है, लेकिन भयानक ठंड के झोंके और तेज झोंके के कारण वह फिर से अलाव के पास आकर बैठ जाता है। आखिरकार नील गाय पूरे खेत को नष्ट कर आती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हल्कू फसल को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या वह आलसी, क्या वह ठंड के मारे इतना परेशान था? क्या वह आलसी था कि अपनी फसल का नष्ट होना भी वह सर्दी के मुकाबले को बर्दाश्त कर सकता था?
इससे सब साफ बात पता लगती है कि कारण यह नहीं है। कारण जैसा कि कहानी से साफ है कि हल्कू की मानसिकता, जिसकी चर्चा में पहले भी कर चुके हैं। आखिर वह अपनी फसल की रक्षा किसके लिए करे? सिर्फ महाजनों को लुटाने के लिए? अगर उसकी मेहनत सूदखोर और जमींदारों के पास ही जानी है तो फिर नील गाय चढ़ने तो क्या फर्क पड़ता है? वस्तुतः लगातार शोषण ने हल्कू की अपनी ही मेहनत से उपजाए फसल के उदासीन बना दिया। इसलिए मुख्य चिंता सर्दी से बचने की हो जाती है, फसल को बचाने की नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि वे अपनी पत्नी से कहने पर कि अब मजदूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी, मालगुजारी चुकानी पड़ेगी, तो वे कहता है रात को ठंड में सोना तो ना पड़ेगा। इस बात से स्पष्ट होता है। अब आता है हमारे लिए अभ्यास के प्रश्न। कथा वस्तु लिखने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कहानी को किस तरह से लिखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कहानी का सार। इसमें व्याख्या उसकी कहानी की, जैसे हल्कू की पूरी कहानी, इसमें आप इस तरह प्रस्तुत करेंगे। हैप्पी लर्निंग, बी लर्निंग।